नमस्कार। संपूर्ण हिंदी स्पेशल एकमात्र यूट्यूब चैनल फफाना हिंदी क्लासेस पर आप सभी का स्वागत है। और इस चैनल पर आपको हिंदी के तीनों पक्षों व्याकरण, साहित्य व काव्य शास्त्र का गूढ़ अध्ययन करवाया जाएगा। तो बढ़ते हैं आज की क्लास की तरफ और देखते हैं कि पाजेब कहानी कौन सा रूप लेती है, कौन सा मोड़ लेती है। तो अपन इस क्लास में किसको पढ़ रहे थे? जैनेन्द्र कुमार को पढ़ रहे थे। और जैनेन्द्र कुमार द्वारा रचित कहानी कौन सी? पाजेब। ये कहानी आत्मकथात्मक शैली में लिखी गई है, ये अपन जानते हैं। इस कहानी में पाजेब खो जाती है। पहले बंसी जो नौकर है उस पर संदेह किया जाता है, परंतु बाद में ये कहानी किस पर आकर ठहर जाती है? आशुतोष पर आकर ठहर जाती है। आशुतोष से लेखक स्वयं जो कौन है? इस घर का मुखिया है। लेखक स्वयं इससे बात करते हैं और बात करते हैं तो ये बातों में और आशुतोष से पूछना चाहते हैं कि उसने ये निश्चित तो कर ही चुके मन ही मन की पाजेब तो आशुतोष ने ली है, परंतु ये चाहते हैं कि आशुतोष इसको स्वीकृति दे और वो बता दे कि उसने पाजेब कहाँ से ली और कहाँ पर दी। तो इस जद्दोजहद में और लेखक स्वयं अब लगे हुए हैं। लेखक आशुतोष से पूछते हैं, परंतु उसी बीच आशुतोष जो है वो थोड़ा सा गुस्से में आ जाता है। पहले तो वो मुंह फुलाए रहता है और मना करता रहता है, लगातार मना करता रहता है, परंतु फिर जब जोर से बोलता है, पहले जोर से बोलता है कि मैंने पाजेब नहीं ली, तो वहां पर लेखक यूं मान लेता है कि उग्रता दोष का लक्षण है। दोष का लक्षण है, यानी वो ज्यादा उग्र हो रहा है, ज्यादा तेज बोल रहा है, तो सामान्यतः वो अपने दोष को, अपनी चोरी को छुपाने के लिए वो जोर से बोल रहा है। फिर लेखक है वो यहाँ पर तो उसे कुछ नहीं कहता, यूं कहता है कि ठीक है, अगर आपने नहीं ली है तो आप जाकर ढूंढिए और जहां कहीं भी यदि आपको मिल जाती है तो हमें लाकर दीजिएगा, हम आपको इनाम देंगे। ये कह देते हैं ताकि अब इस बच्चे के दिमाग में ये आए कि मुझे इनाम मिलेगा तो मैं ले जाकर दे देता हूं, मुझे डांट तो नहीं पड़ने वाली। ये मनोविज्ञान लगाते हैं और फिर आशुतोष को खुला छोड़ देते हैं। आशुतोष कोठरी में जाकर एक कोने में खड़ा रहता है और थोड़ी देर बाद अपने आप को सरल स्वभाव में लाता हुआ, यानी सामान्य करता हुआ, फिर पाजेब को ढूंढने में लग जाता है। कभी पलंग के नीचे, कभी ट्रंक के पास, यानी इस प्रकार से पाजेब को ढूंढने लग जाता है। और लेखक एकांत में बैठता है और लेखक एकांत में बैठा और आशुतोष के बारे में यूं सोचता है कि मुझे प्रेम से इसके साथ बात करनी चाहिए, क्योंकि यदि कोई भी अपराध है तो अपराध के साथ, यदि अपराध भाव के साथ प्रेम भाव रखा जाए तो हो सकता है उसमें सुधार आ जाए। और फिर लेखक इस विषय पर बहुत गहन विचार विमर्श करता है कि हो सकता है आशुतोष ने चोरी की हो, और अगर आशुतोष ने चोरी की है तो इसका दोषी कौन है। और फिर लेखक गंभीर विचार विमर्श करता है। एक पिता बनकर वह सोचता है कि यदि आशुतोष ने ये आज अपराध किया है तो इसका मतलब जिम्मेदार हम हैं, इसके आलोचक हम हैं, इसकी आलोचना जो है वो हमारी की जानी चाहिए, यानी आलोचना के पात्र हम हैं। आलोचक तो आलोचक करने वाला होता है, तो आलोचना के पात्र हम हैं, अर्थात हमारी आलोचना की जानी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं किसी न किसी चीज की कमी रही है जिसके लिए आशुतोष ने हो सकता है ये इस प्रकार का कदम उठाया हो। इस प्रकार से लेखक स्वयं से बात करता है, विचार विमर्श करता है और फिर बाद में लेखक अपने पास आशुतोष को बुलाता है। आशुतोष को बुलाते हुए कहता है कि बेटा, आपने पाजेब ली है ना? ली है तो बता दो, ली है ना? आशुतोष कोई जवाब नहीं। फिर बेटा, आपने पाजेब ली है ना? अगर ली है तो बता दो। आशुतोष एक बार सिर हिला देता है। फिर और अधिक संतुष्ट होते हुए, यानी और अधिक प्रेम से लेखक फिर से प्रश्न करते हैं। 3 बार यहां पर प्रश्न करते हैं
तीसरी बार यूं और अधिक सांत्वना का मूड बनाते हुए या भाव दिखाते हुए, और लेखक यूं पूछता है कि बेटा आपने पाजेब ली है ना, बता दो, बहुत अच्छा बच्चा है। और जैसे ये कहता है वैसे ही आशुतोष हाँ यानी सिर हिलाकर और हाँ कर देता है, हाँ ऐसे बोलता है। और जैसे ही ऐसे बोलता है लेखक उसे गोद में उठा लेता है, गोद में उठाकर और कहता है हमारा राजा बेटा, ये होते हैं अच्छे बच्चे जो अपनी गलती को स्वीकार कर लेते हैं, जो सच बता देते हैं, हमारा बेटा बहुत अच्छा है। और गोद में उठाकर और फिर श्रीमती जी के पास जाते हैं, और श्रीमती जी के पास जाकर और यूं कहते हैं देखो हमारा आशु राजा बेटा, इसने है वो सच स्वीकार कर लिया, इसने स्वीकार कर लिया कि पाजेब इसी ने ली है। और जैसे ही श्रीमती जी को बताया जाता है कि पाजेब इसी ने ही ली है और इसने स्वीकार कर ली है, श्रीमती जी भी आती है, बेटे को प्यार करती है, चूमती है, बलाई लेती है, यानी इतनी ज्यादा, और प्रशंसा करने लग जाती है। और जैसे ही प्रशंसा करने लग जाती है तो आशुतोष भी प्रसन्न हो जाता है, मुस्कुरा देता है। परंतु लेखक यूं कहते हैं कि उस समय भी उसके चेहरे पर एक उदासी का भाव था जो जा नहीं रहा था। अब आशुतोष के मन में क्या चल रहा है, कौन सा उदासी का भाव है जो उसके मन से जा नहीं रहा, लेखक ये समझ नहीं रहा था। हालांकि लेखक जैसे पहले उससे प्रश्न कर रहा था, उससे पूछ रहा था, दो तीन बार उसने पूछताछ कर लिया इससे पहले, और जैसे ही वो पूछताछ कर रहा था वैसे वैसे वो आशुतोष के चेहरे को ध्यान से देख रहा था। वो आशुतोष के चेहरे को पढ़ना चाहता था, आशुतोष के चेहरे पर आने वाले प्रत्येक भाव को देखना चाहता था, प्रत्येक भाव को समझना चाहता था। वो चाहता था कि मुझे आशुतोष के सभी भाव पढ़ने को मिले, जिसके आधार पर मैं अंदाजा लगा सकूं कि आशुतोष के मन में क्या चल रहा है, आशुतोष किस प्रकार से सोच रहा है। और इसी बीच है वो दोनों बलाए लेते हैं, और उसी समय है वो लेखक आशुतोष को एक बार के लिए फ्री छोड़ देता है। श्रीमती जी अपने काम में चली लग जाती है और लेखक महोदय स्वयं है वो अपने कमरे में चले जाते हैं। यहाँ पर आशुतोष को थोड़े समय के लिए फ्री छोड़ दिया जाता है। आशुतोष खेलने लग जाता है और इस प्रकार से घर में माहौल बिल्कुल शांति का हो जाता है। फिर लेखक फिर से आशुतोष को बुलाता है और फिर आशुतोष को बुलाता हुआ और यूं पूछता है कि आशु, आपने पाजेब लिए ना, तो बेटा वो निकाल के दो पाजेब, लेकर आओ, कहां पे है। आशुतोष चुप। बेटा हम आपको कह रहे हैं कि आप पाजेब लेकर आओ जहां पे आपने रखी है। आशुतोष बिल्कुल चुप। देखो आपने पाजेब छुन्नू को दिए ना, अब छुन्नू है आशु का मित्र जो उसके साथ खेलता है। देखो आपने पाजेब छुन्नू को दिए ना। आशुतोष चुप। भाई पाजेब छुन्नू को दिए ना। हाँ, यानी अब आशुतोष हाँ कर देता है। वेरी गुड, बहुत अच्छा बच्चा है। अब जाओ और छुन्नू से पाजेब लेकर आओ। अरे भाई जाओ साहब, खड़े होइए और पाजेब लेकर आइए, और जाकर लेकर आइए, हम आपको इनाम देंगे। आशुतोष चुप। फिर लेखक जोर से कहता है तो एक जवाब आया है। उसके पास नहीं हुई तो, उसके पास नहीं हुई तो कहां से देगा। अब लेखक यूं कहता है कि भाई जब उसने पाजेब ली है, उसको आपने दी है, तो उसके पास होगी क्यों नहीं। आप जाइए और पाजेब लेकर आइए। फिर दूसरी बार उसके पास नहीं हुई तो, अच्छा उसके पास नहीं है, ठीक है कोई बात नहीं।
परंतु जिसको उसने दी है, उसको जिसने दी है उसका नाम तो बताएगा, या उसके पास है तो वो देगा। और यदि उसके पास नहीं है, उसने किसी और को दे दी, तो जिसको दी है उसका नाम तो बताएगा, और नाम बताएगा तो हम उससे ले लेंगे। और यदि उसने किसी से दाम ले लिए हैं तो हम दाम देकर वापस ले लेंगे। कोई बात नहीं है, कोई टेंशन की बात नहीं है। आप छुन्नू से पाजेब लेकर आओ और ये भी बोलना कि पिताजी छुन्नू को इनाम देंगे। छुन्नू को ये बोलना कि तुम्हें इनाम मिलेगा, तो वो तुम्हें आसानी से पाजेब निकाल कर दे देगा और जाकर आप लेकर आओ। आशुतोष बिल्कुल चुप, एक ही बात, उसके पास नहीं हुई तो कहां से देगा। अब लेखक को गुस्सा आता है और लेखक यूं कहता है कि जाओ पाजेब लेकर आओ। अच्छा ये बताओ कि आप जब पाजेब लेकर गए थे तो किसके पास गए? छुन्नू के पास गए ना? हाँ। छुन्नू को क्या कहा? दुकान जाएंगे ये कहा? हाँ। क्या लेकर आएंगे? मिठाई लाएंगे। पहले तो कहता है कि मिठाई लाएंगे, फिर कहता है कि नहीं पतंग लाएंगे। अच्छा पतंग लाएंगे, मिठाई लाएंगे, तो पतंग लाने के लिए गए होंगे। तो जो भी था, जिसके पास भी होगी, नहीं पहले लेखक ये नहीं कहता कि जो भी होगा, यूं कहते हैं कि अच्छा फिर क्या हुआ कि पतंग लाएंगे। अच्छा तो इस बात में, इन बातों में पाजेब छुन्नू के पास ही छूट गई होगी आपसे। यानी आप दोनों ने ऐसी बात तो कर ली कि पतंग लाएंगे या मिठाई लाएंगे, जो भी है बात कर ली। उसके बाद यहाँ पर आशुतोष कह रहा है कि पहले उसने कहा मिठाई लाएंगे, परंतु फिर कहता है कि नहीं, कहा पतंग लाएंगे। तो अच्छा ठीक है, आपने ये आपस में बातें की और बातें करके आप घर पे आ गए, यानी वो पाजेब छुन्नू के पास छूट गई होगी। हाँ तो जाओ लेकर आओ, छुन्नू से वो पाजेब लेकर आओ जो छुन्नू के पास छूट गई है। आशु हिलता ही नहीं है, चुप हो जाता है। तब लेखक के सब्र का बांध टूट जाता है, खड़ा होता है और आशुतोष का कान पकड़ता है, कान पकड़कर और कान खींचता हुआ और उसे खड़ा करता है कि खड़े हो और जाकर वो पाजेब लेकर आ। आशुतोष खड़ा हो जाता है, रोने को होता है परंतु रोता नहीं है। और उस समय वो लेखक के कमरे से बाहर आ जाता है, बाहर बरामदे में आकर खड़ा हो जाता है, लेखक के कमरे से बाहर निकल जाता है। ये एक प्रसंग जो लेखक और आशुतोष के बीच में गुजरता है, यानी लेखक और आशुतोष के बीच में आपस में बात होती है। उसी दौरान एक और बखेड़ा खड़ा होता है, और वो कौन सा होता है? कहते हैं कि औरतों के पास बात पचती नहीं है, जब तक किसी को नहीं बताए तो पेट फूल जाता है। और यहां पर जो आशु की मां है, आशु की मां, वो जाती है छुन्नू की मां के पास। किसकी मां के पास? छुन्नू की मां के पास। आशुतोष की मां छुन्नू की मां से कहती है तुम्हारे बेटे ने पाजेब ली है हमारी। छुन्नू की मां छुन्नू से पूछती है, छुन्नू कहता है कि नहीं मैंने तो नहीं ली। अब छुन्नू की मां छुन्नू की बात सुने बगैर ही उसको पीटना शुरू कर देती है, बहुत मारती है इस बच्चे को, और गालियां साथ साथ मारे जा रही है, साथ साथ गालियां दी जा रही है। और उसके बाद छुन्नू रो रहा है, खुद भी रोने बैठ जाती है। अब ये दिन देखने को आ गए, औलाद ऐसी आई कि अब चोरी का इल्जाम भी सिर पर लगेगा, ऐसी औलाद तो निपट जाए तो अच्छा है। अब यहाँ पर छुन्नू की माँ अपने आप ही अकेली बैठी साथ रो रही है, साथ साथ बोले जा रही है। बोलना नहीं कहेंगे, बकना कहेंगे, सामान्यतः गाली को बकना कहते हैं, तो इसलिए वो बोले जा रही है।
यहाँ पर छुन्नू रो रहा है, चुन्नू की माँ रो रही है, और आशु की माँ है वो लगी हुई है कि चुन्नू ने लिए, हमारा आशु बता रहा था। आशु झूठ क्यों बोलेगा, आशु ने झूठ नहीं कहा। और जैसे जैसे ये कह रही है वैसे वैसे चुन्नू की माँ और तेज, कभी कभी इसको मार देती है और रोती रहती है। ये पूरा बड़ा बखेड़ा हो जाता है और इसी बीच लेखक वहां पर आता है। अब लेखक क्या करेगा, बात को संभालेगा या बात और अधिक बिगड़ जाएगी? किस प्रकार का प्रभाव पड़ेगा इस कहानी पर लेखक के आने का, देखेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।